किस तरह से आएगा करार मुझे, किस तरह से आएगा करार मुझे, उसने देखा है बार बार मुझे। किस तरह से आएगा करार मुझे, उसने देखा है बार बार मुझे। खो गया हूँ गमों के सहरा में, तू कहाँ है ज़रा पुकार मुझे। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग और नमस्कार, आदाब। मैं हूँ आपका होस्ट वहीद जिलानी, आपका मनपसंद प्रोग्राम लेके, जो कि हमारी चैनल से हर रोज़ नश्र होता है। और हमें उम्मीद है कि आप खैर आफ़ियत से होंगे। और जैसा कि मैं हर वक्त कहता हूँ, छोटी ही सही वर्जिश एक्सरसाइज किया करें ताकि आप सेहतयाब रहें। जैसा कि आपको मालूम है कि हम हर सुबह आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को लाते हैं जिन्होंने अपने शोबे में नाम किया हो, काम किया हो, और उनके कंट्रीब्यूशन पे बात करते हैं। आज हमने इस महकती सुबह प्रोग्राम में ऐसी शख्सियत को दावत दी है जो कि एक जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा नाम आर्ट कल्चर के फील्ड में, मेरी मुराद है जनाब डॉक्टर अयाश आरिफ से, जो कि एक एक्टर हैं, थिएटरिस्ट हैं, फ़िल्म मेकर हैं और एक अच्छे शायर भी हैं। अयाश साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में, और हम मशकूर हैं कि आपने अपने बिज़ी शेड्यूल से हमें टाइम दिया और हमारे साथ बात करने के लिए वक्त निकाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे आज अपने स्टूडियोज़ में बुलाया। ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अयाश साहब, जैसे कि हम इस प्रोग्राम का फॉर्मेट है कि हम जो भी शख्सियत आती हैं हमारे इस प्रोग्राम में, उनकी ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपके जो शुरुआती, जो आपने पढ़ाई कहाँ से की, आपका बचपन कहाँ गुज़रा और आप इस फील्ड में कैसे दाखिल हो गए, उसके बारे में जानना चाहेंगे। वहीद साहब, ये काफ़ी लंबा सफ़र है, लेकिन कोशिश करूँगा छोटे से वक्त में मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम वक्त में अपने नहीं, आप तफसीलन बताएं। हुआ ऐसा कि मैं एक ऐसे माहौल में पैदा हुआ हूँ, एक ऐसे इलाके में पैदा हुआ हूँ। मेरे आसपास आर्ट, कल्चरल, लिटरेचर के दिग्गज लोग रहते थे। अच्छा। ये मेरी मुराद है, मैं जो जहाँ मेरा जन्म हुआ है वो जैंदर मोहल्ला एरिया में, जी, डाउनटाउन जैंदर मोहल्ला एरिया में, वहाँ मैंने जन्म लिया है। मेरे राइट में मोतीलाल केमू साहब रहते थे, माशाल्लाह, और लेफ्ट में प्रोफेसर हरिकृष्ण कौर साहब रहते थे। अच्छा। आगे जाके देखें तो फिर बेकस, मक्खनलाल बेकस और पृथ्वीनाथ कौल, साहिल साहब, जी जी, और एक्टर्स में देखें मक्खनलाल सराफ साहब, और क्या कहें, एक और दो तीन ऐसे अदाकार हैं, उनके नाम मुझे याद नहीं आ रहे हैं। सारे दरख्शां सितारे, इवन की विजुअल आर्ट में हमारे संतोष साहब, गुलाब रसूल संतोष साहब। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और शायरों की बात करें तो वो भी इस एरिया में काफ़ी शायर जाने पहचाने नाम रहे हैं। जी जी। और उसी माहौल में पला बड़ा जी। तो वाकई आप अगर यूँ कहें कि मैं बचपन में काफ़ी डोसाइल था, शर्मीला था जी। और मुझे खुद इस बात का अंदाज़ा नहीं हो रहा है कि ये जो आर्टिस्टिक जो ये क्या कहूँ, ये टैलेंट है, ये कैसे पनपा मुझ में जी। कभी मैं आपसे भी क्वेश्चन करता हूँ कि वाकई में मतलब कि काफ़ी डोसाइल हूँ, नेचर से भी डोसाइल हूँ, लेकिन जब कोई भी किरदार मुझे निभाने का मौका मिलता है, चाहे वो किसी टाइप का किरदार हो, कोई भी शेड उसमें हो, तो जब मैं वो किरदार उसमें अपने आप को डालता हूँ तो ये ऊपर वाले की मेहर है, तो मैं फिर उसी रंग में ढल जाता हूँ जी। दरअसल बात यह कि हमारे उस एरिया में काफ़ी थिएटर ग्रुप हुआ करते थे। अच्छा। तो ये दौर था हमारी थिएटर मूवमेंट का एक सुनहरी दौर जी। उसमें मतलब हबा कदल का एरिया, आप समझे जैंदर मोहल्ले का एरिया, फिर अली कदल, चिकरान मोहल्ले, सारा डाउनटाउन जो जी, वहाँ कम से कम 30 थिएटर ग्रुप्स हुआ करते थे। अच्छा। और एक से बढ़कर एक, जिसमें वसंत थिएटर था, रंगमंच था, और नवरंग थिएटर था, और अभिनव भारती था, बहुत सारे थिएटर ग्रुप। उसके साथ जितने भी हमारे आर्टिस्ट जुड़े हुए थे, मैं उन्हीं, वो मेरे हमसाए में भी, मतलब कि मैं हमसाए भी थे और मेरे दोस्त भी थे। अच्छा। तो उनके साथ उठना था, बैठना था, मेरे इर्द गिर्द भी वही माहौल। तो उनकी एक्टिविटीज़ का असर आपके दिमाग पे आ गया? तो वो मेरे दिमाग पे, हालांकि आर्टिस्ट अंदर था, कोई ना कोई, वो क्या कहें कि एक इंस्टिंक्ट था अंदर, बिल्कुल, और वो पनपा उसी दौर में। तो उसके बाद मैंने की संगम थिएटर से। अच्छा। संगम थिएटर में उस दिनों हमारे प्राण चंद्रा साहब हुआ करते थे, और
एक और मतलब एक थे वीरेंद्र राजदान, चूँकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिन्होंने वो महाभारत में विदुर का कैरेक्टर किया और गांधी में उनने भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का कैरेक्टर किया जी। तो उनकी साए इसमें और उनकी साए आतिफत में पला और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थिएटर से। हाँ, ये थिएटर शुरुआत आपने थिएटर से ही की है? बिल्कुल थिएटर से की है। हाँ, तो उसके साथ साथ हमारे एक जब मैं स्कूलिंग जो मेरी जारी थी स्कूलिंग में कर रहा था, वहाँ हमारे एक टीचर थे स्कूल के साथ ही, उनका नाम था जवाहरलाल वांचू जी। ही वॉज वेरी गुड आर्ट आर्ट डायरेक्टर और वो गाते भी थे और हारमोनियम वगैरह भी बजाते। अच्छा। तो ही वुड टेक मी अक्सर जब 15 ऑफ अगस्त या 2 ऑफ अक्टूबर स्कूल जाया करते हैं, स्टेडियम्स वगैरह जाते हैं तो वहाँ प्रोग्राम्स करते हैं, ड्रामा करते। इनफैक्ट उसने मुझे इस फील्ड में लाया एज ए सिंगर। अच्छा। मैं गाया करता था। अच्छा। तो जब मैंने ये गाना शुरू किया तो मैंने एक उस्ताद भी मैंने मतलब हासिल किया, लेकिन मुझे ज़्यादा लत पड़ी ड्रामे की। अच्छा। एक दिन मैं इंस्टीट्यूट में आया, मैं बैक सीख रहा था। उसने कहा आपको गले का क्या हुआ? मैंने कहा सर मैं आज रिहर्सल कर रहा था टेलीविजन में। किसकी रिहर्सल? मैंने कहा ड्रामे की। कहा बंद करो ये सारा मामला, या वो करो या ये करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद मैंने ड्रामे को ही तरजीह दी, और क्योंकि ये मेरे अंदर था, ये क्या कहूँ, ये आर्टिस्ट अंदर का था, उसने मुझे कभी चैन से बैठने नहीं दिया, तो वहाँ से शुरुआत हो गई। इट वाज 70s का दौर था। आप बेसिकली श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट से हैं? श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, मैंने कहा ना कि जैनदार मोहल्ला से। आपकी स्कूलिंग भी श्रीनगर से ही हुई? बिल्कुल बिल्कुल। मतलब कॉलेज भी मेरा श्रीनगर से हुआ, स्कूलिंग भी श्रीनगर, और यूनिवर्सिटी वाकई तो वो तो कश्मीर यूनिवर्सिटी से मैंने किया। आया साहब, ये डॉक्टर अयाश आरिफ आपको जो नाम मिला है, तखल्लुस मिला है, अपने इस डॉक्टरेट के बारे में कुछ बताएं हमारे नाजरीन को। ये ऐसा है वही साहब कि मैं बेसिकली जोग्राफर हूँ जी। मैंने जो पोस्ट ग्रेजुएशन मेरी जोग्राफी में हुई है। टिल दैट टाइम आई हैड नेवर थॉट कि मुझे ये जो ड्रामा है इसको मुझे प्रोफेशन बनाना है। दिस वाज माय हॉबी। हम थिएटर करते थे, टेलीविज़न में जाते थे, और लकीली अल्लाह की मेहर है मुझे अच्छे अच्छे रोल्स भी मिले और रजिस्टर हुए बहुत कम वक्त में। बट आई हैड नेवर थॉट कि मेरी कभी मतलब वहम गुमा में भी नहीं था कि मुझे एज अ प्रोफेशन अडॉप्ट करना है जी। बट जो ही मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो बट मेरा ये शौक था, डिज़ायर था, आई विल गो फॉर PhD। लेकिन हुआ ऐसा कि यूनिवर्सिटी से बाहर आने के बाद मुझे कुछ 2-4 सीरियल्स ऐसे मिले तो मैं काफ़ी बिजी रहा। आई डिड नॉट गेट टाइम टू कंसंट्रेट ऑन माय रिसर्च वर्क। उसके बाद कश्मीर के हालात बिगड़ गए जी। जो मेरे टीचर थे डॉक्टर भूपेंद्र जोशी, जिनके साथ मेरी अच्छी खासी वाबस्तगी रही है, एक जज्बाती तौर, वो मुझे बहुत प्यार करते थे और काफ़ी सिखाया उन्होंने मुझे। और एक मैडम थी, उनकी जो मिसेस थी, वो भी मुझे एज ए सिस्टर भी थी और मेरी गाइड भी थी। अच्छा। चूँकि जब मास एक्सोडस हुआ तो वो भी चले गए बाहर। फिर उसके बाद आपको मालूम है कि मुझे भी बाहर जाना पड़ा कुछ हालात की वजह से, और वहाँ फिर रोजी रोटी का सवाल आया, तो उसके साथ में बिजी रहा। लेकिन ये खलिश अंदर ही अंदर मुझे खाई जा रही थी कि इसको कंप्लीट करना है, इसको कंप्लीट में करूँ, कैसे मैं इसको कंप्लीट करूँ। उसके बाद मैं टेलीविज़न प्रोडक्शंस के साथ बिजी रहा एज ए एक्टर, एज ए डायरेक्टर, काफ़ी। तो उसके साथ 10-12 साल उसके साथ गुजरे। लेकिन बीच में एक ऐसा वक्त आया 3-4 साल का, तो मैंने सोचा कि इसको मैं कंप्लीट करूँ। अच्छा। कि अंदर एक खलिश थी। अब मसला ये था कि मेरा जो मास्टर्स ज्योग्राफी है, और मैं करना, अगर मैं ज्योग्राफी में करूं तो वो किसी काम का है नहीं, ना वो मेरे खुद आर्ट कल्चर से वाबस्ता, आर्ट कल्चर से मेरी वाबस्तगी है। उसके बाद जनाब ऐसा हुआ कि हमारी ज्योग्राफी में बहुत सारे ब्रांचेस नए आए हैं जी। मतलब जिस तरह हमारी क्लाइमेटोलॉजी है, जियोमॉर्फोलॉजी है, वो अलग वो साइंटिफिक एक उसका एक स्ट्रीम अलग डिसिप्लिन है। हाँ। उसके साथ साथ हमारी टूरिज्म ज्योग्राफी है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, एंड कल्चरल ज्योग्राफी, बहुत सारी ज्योग्राफी है। कल्चरल ज्योग्राफी से मैंने अपना ये रिसर्च टॉपिक है वो चुना। कल्चरल ज्योग्राफी मेरी स्ट्रीम बनी। ओके। तो उसमें मैंने जनाब लिया इंडिजीनियस फोक थिएटर ऑफ कश्मीर एंड इट्स रेलेवेंस इन कंटेम्परेरी सोसाइटी। कौन सी यूनिवर्सिटी के अंडर? ये मैंने किया राजस्थान से, राजस्थान मेवाड़ यूनिवर्सिटी से। दैट वाज द ओनली यूनिवर्सिटी जहाँ पे इस सब्जेक्ट में हम मतलब कर सकते थे, क्योंकि उनका एक अलग उसमें एक रिकग्निशन है फिल्म और टेलीविजन और थिएटर के लिए भी। तो वहाँ से मैंने शुरुआत की और करीब 3-4 साल लगे
और ये मैंने रिसर्च कंप्लीट किया और वो ख्वाहिश जो थी वो मेरी पूरी हो गई। और उससे आपको बहुत इस्तेफादा भी हुआ होगा, काफ़ी इस्तेफादा हुआ। आप जो प्रोडक्शंस डायरेक्ट करते हैं या जो आपका रिसर्च और नॉलेज में आपका इजाफा हो गया होगा। एक तो वो, दूसरी बात यह है कि ये जो हमारा फोक थिएटर है जी, मेरा फोक थिएटर से काफ़ी ताल्लुक़ रहा है, न मसीह से अपने थिएटर से ताल्लुक़ रहा है। फोक थिएटर हमारा जो है वही का वही है जी, क्लासिक फॉर्म में है, क्लासिक फॉर्म में है। बिल्कुल। और उसके साथ जो लोग जुड़े हैं, जो जुड़े थे, बहुत सारे लोग अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी जो यंगर जनरेशन है वो उन्हें लग रहा है कि इससे हमारा पेट नहीं पलेगा जी, तो आहिस्ता आहिस्ता ये फोक जो है ये डिमिनिश हो रहा है। ओके। मतलब कोई डोल बजाने वाला वो नहीं रहा, कोई ये सुरने बजाने वाला, रिवायती हमारे रिवायती जो है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि वाई नॉट टू वी विल कीप, इसको जो फॉर्मेट है वही करेंगे, लेकिन इसको हम नए सांचे देंगे जी, उसका जो बेस वही रहेगा। तो उसमें हम एक तजुर्बा करेंगे। मतलब हमारे पास इतने सारे बहुत सारी थीम्स है, उनको हम फोक फॉर्म में डालेंगे। उससे क्या होगा, एक तो हमारा कनेक्ट जो है गाँव में पब्लिक के साथ फिर जुड़ेगा, शहर के साथ जब शहर वाले आएंगे, देखेंगे, थिएटर देखेंगे, तो उन्हें लगेगा कि यह हमारी दास्तान है जी। फोक फॉर्म में हम ये पेश कर रहे हैं। एक तो वो फोक फॉर्म जो हमारा, वो जो इंडिजिनस फोक फॉर्म है वो जिंदा रहेगा, रिवाइव भी होगा। दूसरा जो इसके साथ लोग वाबस्ता है, नौजवान नस्ल जो है, उनका रोजगार भी बनेगा। दिस वाज माय बेसिक मोटिव। और व्हाट इज द रोल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अदर सोशल मीडिया टू develop this form, to provide a platform for younger generation। तो इस पे मैंने काम किया है। तो इंशाल्लाह अल्लाह का करम था, ये कंप्लीट हुआ। तो लास्ट ईयर ही मुझे उसमें वो डिग्री मिली। तो अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको मैं एक बुक फॉर्म में लाऊं, ताकि अगर मैं थीसिस रहे तो एक कहीं जगह रही थीसिस तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो उसको एक बुक पब्लिश करेंगे, बुक फॉर्म, सो दैट इट विल रीच टू एक डॉक्यूमेंट बनेगा, रिटन डॉक्यूमेंट रहेगा फॉर आवर प्रोग्राम जी। सब आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे। यहाँ वक्त हुआ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात करेंगे और बहुत ही अच्छी बातें आपसे सुनने को मिल रही हैं। तो नाज़रीन, चलते हैं एक ब्रेक पे, और ब्रेक के उस पार अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब डॉक्टर अयाश आरिफ से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है अपने मनपसंद प्रोग्राम महकती सुबह में। हमारे आज के मेहमान एक बहुत बड़ा नाम जम्मू कश्मीर के आर्ट कल्चर के सिनेरियो में जो माना जाता है, जाना जाता है, जनाब डॉक्टर अयाश आरिफ साहब। अयाश साहब, आपने जैसे फरमाया कि आपने डाउनटाउन से शुरुआत की थिएटर की, लेकिन जो फिर आपका टेलीविज़न से जुड़ जाना या रेडियो से जुड़ जाना एज एन एक्टर, डायरेक्टर या फिल्म मेकर, उस पर रोशनी डाली है। भाई साहब, इसके 3 दौर हैं। एक वो दौर जहाँ से मैंने थिएटर किया, और थिएटर 70s में हम, that period is considered the golden era of our theatre movement in Kashmir। बहुत सारे लोग जुड़े थे। और जब दूरदर्शन आया, दूरदर्शन में ये हुआ कि एक तो हमें एक थोड़ा वो क्या कहेंगे, एक पैसा भी मिला थोड़ा बहुत, और ग्लैमर भी था उसमें, और ग्लैमर भी था, और बहुत लोग देख रहे हैं कि एक ही, मतलब कि एक ही चैनल थी उस वक्त, तो बहुत सारे लोग देख रहे थे। तो थोड़ा सा हमारा जो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, मैं ही नहीं, बहुत सारे आर्टिस्ट का रुझान जो है, ये दूरदर्शन में आने का इत्तेफाक कैसे हो गया, वो वही तो मैं किस्सा सुनाइए हमें। वो ऐसा हुआ कि हमारे जो मेरा एक करीबी साथी रहा जी, और बचपन हमने एक साथ गुजारा जी, और मैं यूँ कहूँ कि मतलब एक दो काली ब्याह के एक जान, कुछ ऐसी कहावत है, बस वही समझिए आप जी। वो शादीलाल कौल, लेट शादीलाल कौल। तो हमने शुरुआती में थिएटर, वो आपके थिएटर में साथ थे? थिएटर में साथ थे, और बिल्कुल घरेलू हमारे ताल्लुकात थे। एक साथ हमने थिएटर किया, खाना पीना, उठना बैठना, उड़ना बिछोड़ना, दिस वाज थिएटर जी जी। तो जनाब ऐसा हुआ कि हमने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंटल प्लेस किए थिएटर के थ्रू, लेकिन उससे हम ज़्यादा लोगों को कनेक्ट नहीं कर पाए, बिकॉज वो इंग्लिश लिटरेचर पर बेस्ड प्लेस थे। डॉक्टर सोनलाल कौल ने लिखी थी, बिकॉज ही वाज वन ऑफ द मेंबर ऑफ आवर थिएटर। हमने जेम्स जॉयस, एडवर्ड एल्बी, शेक्सपियर वगैरह, तो ये बेसिकली वो हमने सोचा कि ये हमारी मिट्टी से ये मेल नहीं, बिल्कुल थीम जो है। देन शादीलाल ने कहा कि हम अपनी जो हमारी मिट्टी है, वहाँ से हम एक थीम, जम्मू कश्मीर से जुड़े जो हमारे मसाइल है, सोसाइटी में मसाइल, उनको हम ले लेंगे जी। तो वहाँ से हमने एक प्ले किया, उसका नाम था
लोकल टैक्सेस एक्स्ट्रा, इट वाज कॉमेडी रिटन बाय डॉक्टर सोहनलाल को। ये आपने थिएटर किया? ये हमने थिएटर प्ले। ये जनाब इतनी हिट ये कॉमेडी हुई, करीब 100 शो इसके हो गए, और पहली बार टिकट्स ब्लैक हुई टैगोर हॉल में। फारूक नाज़की साहब आए शो देखने के लिए। उसने जब देखा, उस हमारी हीरोइन थी, उसका नाम था उषा तिक्कू जी, शेख जो गनाबाद में बना, शादिलाल कौल, और मुझे देखा। उसने वहाँ से हमें उठाया और टेलीविज़न ले आए। अच्छा। शबरंग चल रहा था उन दिनों फोर्टनाइटली, बहुत ही मशहूर शबरंग सीरियल चल रहा था। उसने हमारी फैमिली को उसमें इंट्रोड्यूस किया। उससे पहले मैंने छोटे छोटे रोल्स किए थे दूरदर्शन के लिए, बट दे वर नॉट रिकॉग्नाइज्ड। यहाँ से हमारी फैमिली हुई। उषा तिक्कू का नाम रहा बेगम सलाल, मतलब एक बड़ा ब्रेक आपको शबरंग में मिला जी। उषा तिक्कू का नाम रहा बेगम सलाल, शादिलाल का रहा शमसुद्दीन, फारूक शेख का गन्ना, और मेरा अपना ही नाम रहा। अच्छा। वहां से लोगों में काफी वो क्या कहते रिकॉग्निशन मिली हमें। वो जो हिट हुआ तो हिट हुआ, मतलब कि वो फिर 104 एपिसोड पहला टेलीविजन की हिस्ट्री में सीरियल है, मतलब कि जो 104 एपिसोड पे खत्म हुआ। तो उसके बाद बहुत सारे और सीरियल आए, जिसमें ईमानदार आया, शबीर साहब ने जो डायरेक्ट किया, और इंसाफ आया, अशोक जेलखानी साहब का एक, और बहुत सारे उनके प्लेस के, जैक्सन जोशी हमारे एक प्रोड्यूसर थे, उन्होंने भी मुझे एक सीरियल में हीरो लिया था। लेकिन शबरंग से हमारी लोगों में एक पहचान बन गई। आया सब, जैसा कि आप जानते हैं कि रेडियो एक बहुत बड़ा मीडियम माना जाता है कल्चर के हवाले से, तो रेडियो से कहाँ और कब जुड़े आप? देखिए, ये रेडियो, थिएटर एंड टेलीविज़न, दे आर 3 डिफरेंट मीडियम, और हर एक का अपना एक तकद्दुस है, हर एक मीडियम का अपना एक स्टाइल है। रेडियो में उन दिनों प्राण किशोर साहब हमारे प्रोड्यूसर हुआ करते थे हमारे। मैं उन्हें कहता हूँ कि ही इज़ भीष्म पितामह ऑफ अवर रेडियो ड्रामा। मतलब उनका नाम सुनते ही हमारी पूरी बॉडी में थरथराहट पैदा होती थी, हम कांपते थे उसके रूम में जाने के लिए। बड़ी कोशिशों के बाद मैंने ऑडिशन किया वहाँ पे, मैं ऑडिशन में पास हुआ। ऑडिशन में जब पास हुआ तो पहली बार मुझे जो कैरेक्टर मिला वो एक ड्रामा था 83-84 में शायद जी, वो मेन रोल मिला। मुझे मालूम नहीं कि प्राण जी को क्या लगा मुझ में। तो जब पहले मुझे मिला ये रोल, लीड रोल, तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई। लेकिन वहाँ मेरे आसपास थे मखनलाल सराफ साहब, ये अपने पुष्कर बहान साहब जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड थे। पुष्कर बहान साहब, उनके साथ भी मैंने काम किया, सोमनाथ साधु साहब के साथ भी काम किया, और प्राण जी के साथ काम किया। तो प्राण चंद्रा साहब थे, और वही वीरेंद्र राज था, मतलब दिग्गज जो उस दौर के थिएटर और रेडियो, वो आपको रेडियो में मिले। तो उनके मतलब इनके साथ उठने बैठने में, उनके साथ मतलब उनसे बहुत छत्र छाया में आपने काम शुरू जो पला, वहाँ बहुत कुछ सीखा। खासकर रेडियो का जो जिसको वॉइस कल्चर जो है, रेडियो का जो तरीका है, जो स्टाइल है, दैट्स डिफरेंट। थिएटर का दैट्स डिफरेंट, और टेलीविज़न का डिफरेंट है। और इन तीनों को जब हमने थिएटर भी किया है, वी आर लकी एनफ, हमने रेडियो भी किया, हम टेलीविज़न भी कर रहे थे, तो तीनों मीडियम का हमने अपने स्टाइल को मेंटेन करना होता था। कि ये नहीं मैं रेडियो एक्टिंग करूं स्टेज पे तो लोग एकदम कहेंगे नहीं दिस इज रेडियो एक्टिंग यू आर डूइंग। लेकिन ये मौका हमें मिला इन लोगों के साथ उठने सीखने का। वहाँ से हमने रेडियो से मैंने खासकर लैंग्वेज के बारे में सीखा, डायलॉग डिलीवरी के बारे में सीखा, वॉइस कल्चर के बारे में सीखा, और ख़ासकर एक डिसिप्लिन जो वहाँ का था हो रहा टेलीविज़न का, सॉरी रेडियो का उस दौर में, कि इट वाज कंसिडर्ड द बेस्ट आई मीन सेंटर रेडियो कश्मीर। बहुत सारे लोग बाहर से भेजे जाते थे यहाँ फॉर ट्रेनिंग के लिए। तो और मयार उसका था ज़बरदस्त, चाहे वो रेडियो टॉक, चाहे वो मुशायरा हो, चाहे ड्रामा हो। देखिए उस दौर के ड्रामे आज भी लोग सुने जाते हैं, आज भी सुनते हैं लोग और पसंद करते हैं। और वो कैरेक्टर्स अब भी लोगों को याद है कि वो कभी मुझे कहते हैं कि आपने फलां ड्रामा में फलां रोल किया था। इवन इट्स सेम थिंग विद द टेलीविज़न ड्रामा जो हमने इन हाउस प्रोडक्शन उस दौर में की, जिसमें मैं कहूँ कि ईमानदार किया हमने जाल किया, हमने हरुद किया, हमने इंसाफ किया। बड़े शाहकार हैं वो। 35 साल पहले जो मैंने एक रोल किया है ईमानदार में, और ये
अपना इंसाफ में, जमील इसमें नाम था और अख्तर इसमें नाम था, जिसमें हमारे बशीर दादा साहब थे, मामा जानी का रोल कर रहे थे। आज भी हमें लोग कहते हैं कि हमें वो सीडी चाहिए, वो हम देखना आपको वो उन्हीं नामों से पुकारते हैं। सही है। दिस इज तो आया साहब, ये रहा जो थिएटर आपका रहा, जो रेडियो से वाबस्तगी कब से हुई और टेलीविज़न के साथ, लेकिन अयाज साहब को एक बहुत अच्छे फिल्म डायरेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। फिल्म मेकिंग, एक तो एक्टिंग करना हुआ, फिर अपनी प्रोडक्शंस को प्रोड्यूस करना, डायरेक्ट करना, ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ और वहाँ से क्या अचीवमेंट्स हैं आपके, उनके बारे में बता दीजिए। ये भी एक खासकर मेरे साथ एक ज़बरदस्त कहूँ कि एक इंसिडेंट हुआ जी। मैंने कहा ना, पोस्ट ग्रेजुएशन तक आई हैड टेकन इट एज अ हॉबी। ये मेरी हॉबी थी, मेरा मशगला था। थिएटर करना, टेलीविज़न जाना, फिर स्टेज प्लेस करना, ये एक शौक था जी। लेकिन 80 मतलब यूनिवर्सिटी से बाहर निकलने के बाद मैंने सोचा कि अब मेरे पर कुछ जिम्मेदारियाँ, रोजगार की तलाश में तो मैंने 2-3 जगह में गया, लेकिन मुझे अपनी वो मनपसंद कोई मतलब जॉब नहीं, जो प्यास थी अंदर वो लेकिन आर्टिस्ट का अंदर वाला आर्टिस्ट वो मुझे कह रहा था कि यू आर नॉट फिट हेयर, यू आर नॉट फिट हेयर, यू आर नॉट अल्टीमेटली व्हाट आई डू, यार बताओ ना अंदर से। तो फिर इट वाज 87 नहीं 88 में शबीर मुजाहिद साहब, डॉक्टर सोहनलाल कौर, राजेश कौल और अशोक जेलखानी साहब, इन लोगों ने मुझे मशवरा दिया, अशोक जी ने खासकर, आरिफ, वट एवर यू हैव टू अचीव दैट यू हैव अचीव्ड इन द वैली। अच्छा, इधर यू मूव आउट ऑफ वैली एंड मेक यूर करियर और डिसाइड टू गो समवेयर एल्स। मैंने कहा मैं क्या कहूँ सर। हम गए आहदूस होटल में, चाय मंगवाई उन लोगों ने, तो सोहनलाल जी उठे, उसने मेरे इसमें कप में कुछ दूध और शक्कर डाला, कहा कि ये शुरुआत है, यू विल बिकम द आउटसाइड प्रोड्यूसर फॉर दूरदर्शन। ओके 88। मैंने कहा यार यहाँ तो कुछ नहीं, ऐसा कोई माहौल नहीं है, ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है, मैं हाउ कैन आई मतलब कि टेक इट एज अ प्रोफेशन। कहा कि दूरदर्शन में एक स्कीम आई है, नाउ दे आर टेकिंग प्रोग्राम्स फॉर गिविंग प्रोग्राम्स टू आउटसाइड प्रोड्यूसर, आप यहाँ से शुरुआत करो अपनी, देन आगे तो फिर फील्ड आपका अपना है। तो वहाँ से शुरुआत की। दैट टाइम इट वाज वेरी हॉट डिसीजन फॉर मी टू, आई मीन दिस फील्ड एज एन प्रोफेशन, बट आई हैड ओनली मतलब गॉट सम चांसेस। मुझे चांस मिला था अपने स्टेट गवर्नमेंट में जॉब करने के लिए, मुझे अच्छे ऑफर्स भी आए थे। उसकी खास वजह यह है कि मैं किसी हद तक सियासत से भी मेरा ताल्लुक जुड़ा था। यूथ फेडरेशन वगैरह हुआ करती, तो वहाँ से अली मोहम्मद सागर साहब, मुबारक गुल साहब और बहुत सारे लोग, मैं उसको बहुत छोटा था, उनके साथ भी उठता बैठता और उन्होंने कहा कि हम आपको तहसीलदार का जॉब भी मिला, अच्छा नाई तहसीलदार का जॉब भी मिला, और असिस्टेंट डायरेक्टर हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल भी ऑफर मिला। लेकिन मैंने दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मैं नहीं बाहर सकता हूँ, पटवारी से मेरा झगड़ा होगा और मैं ये दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। मैंने घर वालों को कहा आई विल अडॉप्ट दिस। मेरे फादर काफ़ी, अल्लाह उन्हें मगफरत अता करे, काफ़ी सीधे साधे। मैंने कहा यू डू वट एवर यू वांट टू डू, मेरी तरफ से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बट अपनी इज़्ज़त का भी ख्याल रखना और हमारे घर की इज़्ज़त का भी, क्योंकि जाहिर सी बात है ड्रामे को यहाँ से ठीक निगाह से नहीं, बिल्कुल वो सोशल बिल्कुल। मैंने कहा बाबा बिलीव मी, मैं कोई गलत काम नहीं करूँ, बट ही हैड कॉन्फिडेंस मी। तो फिर मैंने वहाँ से शुरुआत की एज ए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, पहले डायरेक्टर प्रोड्यूसर, फिर मैंने इन दोस्तों का साथ लिया, उन्होंने मुझे सिखाया, मैंने इन लोगों से सीखा, बिकॉज दे वर द जेम्स ऑफ टेलीविजन प्रोडक्शंस। जिस तरह मतलब ये अपने राजेश कौल साहब है, शबीर मुजाहिद, अशोक जेलखानी साहब है, तो उनके साथ काम करने का मौका मिला, तो आपने उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। तो वहाँ से सीखने के बाद फिर जब मैंने 3-4 प्रोडक्शन एज ए प्रोड्यूसर पेश की, उसके बाद मैंने हाथ साफ किया, शुरुआत की एक सीरियल से, ये मैं डायरेक्ट करूँ। जब मैंने वो सीरियल डायरेक्ट किया, उसका बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला, कमेंट्स आई नहीं इट्स गुड, देन आई थॉट नो आई हैव रादर अचीव्ड दैट कमांड जी कि आई विल डायरेक्ट नाउ। तो अल्लाह का करम है, आप लोगों का प्यार है और ख़ासकर मेरी व्यूवर्स का प्यार, उनकी मोहब्बत है, मैंने जितने भी प्रोडक्शंस की को प्यार मिला और पसंद आई। खासकर मेरा ये वहीद साहब एक बचपन से शुरू से मेरा ये एक जज्बा रहा है कि इधर
through artistic point of view or production as a director कि I must serve to my society. Okay. I should give such a production जिसमें कोई ना कोई एक मैसेज हो, कोई ये सीख हो लोगों के लिए। ऐसा तो आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे। यहाँ वक्त हुआ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे और बहुत ही अच्छी बातें आपसे सुनने को मिल रही हैं। तो नाज़रीन, चलते हैं एक ब्रेक पे और ब्रेक के उस पार अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब डॉक्टर अयाश आरिफ से गुफ्तगू जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है अपने मनपसंद प्रोग्राम महकती सुबह में। हमारे आज के मेहमान एक बहुत बड़ा नाम जम्मू कश्मीर के आर्ट कल्चर के सिनेरियो में जो माना जाता है, जाना जाता है, जनाब डॉक्टर अयाश आरिफ साहब। अयाश साहब, आप अपने कैरियर के बारे में बहुत खूबसूरत बातें हमें सुनने को मिली, हमारे व्यूअर्स महसूस हो रहे होंगे। अब थोड़ा सा आपके करियर से हट के मैं बात करना चाहता हूँ आपसे। मुझे आप ये बताइए कि जम्मू कश्मीर में बहुत टैलेंट है, जैसे सभी कहते हैं, बिल्कुल, लेकिन वो मौके, वो प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड नहीं हो पाते हैं जिनसे उनका टैलेंट और निखरे या वो दुनिया भर में अपना टैलेंट एग्जिबिट करें। आप क्या समझते हैं कि यहाँ के टैलेंट को, चाहे वो किसी भी आर्ट फॉर्म है, थिएटर में एक्टिंग करना चाहते हैं, राइटिंग में है, सिंगर है, म्यूजिशियन है, व्हाटएवर, या कोई बहुत अच्छा पेंटर भी है, हमारे जम्मू कश्मीर में आप एक कल्चरल एक्टिविस्ट भी हैं, आप बहुत सारा काम करते हैं इस हमारे आर्ट कल्चर को प्रमोट करने के लिए। उस तजुर्बे के बिना पे हमारे नाज़रीन को बताएं कि हमें क्या एफर्ट्स करने चाहिए ताकि हमारा जो ये ख़जाना है टैलेंट का हर शोबे में, इसको हम दुनिया भर में फैलाएं और लोगों के सामने ला सकें। देखिए वहीद साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे पास बहुत टैलेंट है, टैलेंट इन अबेंडेंस आई कैन से, बिकॉज आई हैव बीन मतलब जज इन सो मेनी इवेंट्स। जी, मैं कॉलेज में गया और स्कूलों में गया। हमारे बच्चे इतने ज़हीन हैं, हमारी बच्चियाँ इतनी ज़हीन है और उनके पास इतने खूबसूरत आइडियाज़ हैं। जी, लेकिन प्रॉब्लम हमारे पास क्या है जो मुझे महसूस हो रहा है, लाइक अदर स्टेट्स, जी, आपको हर एक स्टेट में कहीं ना कहीं आपको इंस्टीट्यूट मिलेगा, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, ड्रामा इंस्टीट्यूट मिलेगा, आपको म्यूजिक इंस्टीट्यूट मिलेगा, आपको विजुअल आर्ट में कोई ना कोई इंस्टीट्यूट मिलेगा जहाँ बच्चे ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग लेंगे, जहाँ फाइन ट्यून जहाँ होते हैं, फाइन ट्यून होंगे कि फाइन ट्यून होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है? दूसरी प्रॉब्लम आजकल की जनरेशन के साथ ये है कि वो और बहुत कुछ कमाना चाहते हैं। और ये जो आप ये कहना चाहते हैं कि पेशेंस की कमी? पेशेंस नहीं, नॉट ओनली पेशेंस, ये जो ये हाथ में आया ना, ये दिस इज कंप्लीट, आई मीन टेलीविजन सेंटर और ए चैनल, यहाँ से वो क्या करते हैं, जो जी में आया वो अपलोड किया, लेकिन आइडियाज तो बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन उसको ट्यून करना है, उसको कहना कि इसको सही एडिटिंग कैसी होगी, सही म्यूजिक कैसा होगा, खासकर इसका कंटेंट जो है, वो जो मैं अपलोड कर रहा हूँ वो क्या है, क्योंकि मेरी सोसाइटी को अगर मैं गलत कंटेंट करूँ उसका बुरा असर सोसाइटी पे पड़ेगा, अगर मैं सही कंटेंट अपलोड करूँ उसका अच्छा असर पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ें उनको मालूम नहीं है, ये चीज़ें उन्हें तब मालूम होगी जब हम उनको फाइन ट्यून करेंगे। जी, हमने कई बार यहाँ के जो बरसरदार लोग रहे, अथॉरिटीज़ रही हैं, उनसे हमारी काफ़ी बहुत बार मुलाकात हुई, उनसे हमारी डिस्कशंस हुए, हमने काफ़ी मिन्नतें की उनको कि कम से कम 2-3 सेंटर हमें यहाँ पर दे दीजिए आप। मतलब मैं एक सिंपल सी मिसाल दूँ आपको। आपका कहने का मतलब है कि इंस्टीट्यूशंस या एकेडमीज, जी, लाइक अभी यहाँ पे हमारा ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा खुला, उसको थोड़ा सा और वसी करना है ताकि जितने भी हमारे बच्चे वो आ जाएं और वहाँ ट्रेन हो जाएं, उनका जो टैलेंट है वो निखर आएगा। इसी तरह आई डोंट थिंक नाउ देयर इज एनी म्यूजिक इंस्टीट्यूट, मुझे नहीं लगता आप भी ज्यादा वाबस्ते प्राइवेट में है कुछ, लेकिन ऑन द गवर्नमेंट लेवल कोई गवर्नमेंट लेवल नहीं, प्राइवेट में भी उस लेवल के नहीं है, बिल्कुल सही। जहाँ की आपको अच्छे कोर्सेज किए जाएं, अच्छे कोर्सेज और वो जो कोर्सेज डिग्रीज आपको मतलब की होंगी, जिस तरह आपने हमारे, मुझे याद है अभी शंभुनाथ सोपुरी साहब थे, बहुत सारे इंस्टीट्यूट यहाँ पे थे हमारे इलाके में जहाँ मैं रहता था जी, मतलब वहाँ से शमी महादेव जी निकली, कैलाश मेहरा, विजय मल्लाह साहब निकली, अभी भी वो मतलब उनका एक हमारे इस कल्चर में एक जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है। जी बिल्कुल, आगे विजय मल्लाह साहब नहीं रहे लेकिन कंट्रीब्यूशन उनका है बहुत ज्यादा, शिमवा जी का कंट्रीब्यूशन है,
इसका अपना कैलाश मेहरा जी का कंट्रीब्यूशन देखिए ना, बिकॉज उनको एक वो माहौल मिला, वो एक ट्रेनिंग मिली और एक गुरु का वो आशीर्वाद मिला। ये चीज़ हमें बच्चों को सिखाना है, हमें बच्चों को कम से कम उनको ट्रेन करना है। लेकिन ये हम इंडिविजुअल, क्योंकि हमारे हालात जो कश्मीर के रहे हैं अभी वो हालात सुधर रहे हैं, लेकिन जो हमारे जो पिछले 30 साल जो रहे हैं, बिल्कुल डिकेड्स में जो हालात रहे हमारे में अपने सबके लिए सेटबैक के सबके लिए, खासकर मैं कहता हूँ कि आर्ट एंड कल्चर इज द मतलब बिग कैजुअलिटी हैज गॉन टू आर्ट एंड कल्चर। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे जितने भी ड्रामा ग्रुप्स यहाँ पे थे, करीब 30-40 के करीब हमारे थिएटर ग्रुप्स थे, तब बंद हो गए, बंद सब हो गए। हमारे पास अब कोई ग्रुप नहीं है। अब हम गवर्नमेंट से, एकेडमी से करते हैं इल्तिजा की आप हमें स्पेस दीजिए ताकि हम वहाँ पर रिहर्सल करें। अब दूसरी एक ट्रेजेडी हो गई, ये गवर्नमेंट को मैं इस चैनल की वसातत से गवर्नमेंट से इसदा करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि ये जो यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जी हमारे जो हमारे साथ जिनके साथ हमारी वाबस्तगी रही है, आर्ट एंड कल्चर की वाबस्तगी रही, एकेडमी जैन की एकेडमी, उसको नए सिरे से मतलब उसको क्या कहेंगे, उसको रीऑर्गेनाइज करना है। बिल्कुल। और क्योंकि हमारी वाबस्तगी उसके साथ है, NZCC वो यहाँ पे था, उनका ऑफिस बंद पड़ा है। ICCR जहाँ पे हमारे आर्टिस्ट, हमारे फोक आर्टिस्ट, एक बड़ी विंडोज थी, एक बड़ी विंडोज थी जहाँ पे हम, उसके बाद जो एक और विंडो जो हमारे थी उसका पता नहीं उसकी क्या वजह है, गवर्नमेंट ने उसको क्यों फिलहाल अबेंस में रखा, दैट इज DD कशीर टेलीविजन सेंटर से, क्योंकि टेलीविजन सेंटर में अगर वो लोग बच्चे आते वो भी वहाँ पे अपना बिल्कुल, वो तो प्रैक्टिकल है, वहाँ वो तो प्रैक्टिकल है, बिल्कुल सही। एंड दूसरी बात है, अदर देन दूरदर्शन वी डोंट हैव एनी अदर प्राइवेट चैनल। हमारे पास तो एक ही दूरदर्शन है ना, से हमारे जिस तरह आप कहें कि एंटरटेनमेंट चैनल लाइक जिस तरह बाकी रीजनल चैनल्स हैं, जी में है, स्टार में है, मतलब डिफरेंट स्टेट्स में है, जहाँ पे वहाँ के लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, वहाँ अपना टैलेंट दिखाते हैं। यहाँ पे हमारी एक ही चैनल, दैट इज दूरदर्शन, जहाँ पे हम जो मतलब एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स करते हैं। बाकी जो हमारे बाहरी सैटेलाइट चैनल, दे आर न्यू चैनल्स। आया साहब, इसके साथ एक और सवाल जुड़ा है, जो हमारे यंग जनरेशन है, जो हमारे छोटे बच्चे हैं 20s में, 80s में, 25 तक आर्ट फील्ड में कोई भी स्ट्रीम अपनाना चाहते हैं, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटिंग हो, म्यूज़िक हो, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना हो, या थिएटर ड्रामा में आना चाहते हैं, या फिल्म मेकिंग में आना चाहते हैं। लेकिन जब उनके पेरेंट्स ऑब्जर्व करते हैं, वो कहते हैं कि इसमें रोज़गार के वसाइल उतने ज़्यादा मुहैया नहीं हैं, तो आप क्या समझते हैं कि रोज़गार के वसाइल कहाँ से और कैसे बढ़ाया जाए ताकि हमारे यंग जनरेशन को एक जॉब सिक्योरिटी भी मिले और वो अपनी पसंद का जॉब, अपनी पसंद का जो काम है वो भी करें और हमारे आर्ट कल्चर को भी सर्व करें? आपको क्या लगता है कि रोज़गार का जुड़ना बहुत ज़रूरी है इसके साथ? इसमें जहाँ तक थिएटर का ताल्लुक है जी, कई बार मैंने कई कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि आवाम के साथ हमारा कनेक्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है। हमने पहले ऑडियंस को थिएटर के साथ जोड़ना है। जब वो कनेक्ट हम करेंगे उनके साथ, यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वी डोंट हैव एनी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट जी एक्सेप्ट टेलीविजन। मतलब कि अब ये मोबाइल ये तो ठीक है, लेकिन जो रियल सेंस में एंटरटेनमेंट है, और हमारे पास सोसाइटी में इतने मौजू हैं, इतने अच्छे मतलब कि टॉपिक्स हैं, अगर वो प्रॉब्लम्स और वो हाईलाइट करें हम थ्रू थिएटर, और इसके साथ साथ हमने कमर्शियल थिएटर डेवलप करना है। बिल्कुल। जब हम कमर्शियल थिएटर डेवलप करेंगे, एक तो उसका वो ऑडियंस कनेक्ट होगा, बिकॉज और रेवेन्यू भी आएगा। जब रेवेन्यू आ जाएगा तो वी कैन सर्व टू आवर आर्टिस्ट को लगेगा नहीं, अगर मैंने एक प्ले किया है उसमें 10,000 है, 20,000, अगर मैं मंथ में 2 प्ले करूंगा मेरे 20,000 रुपये मिल जाएंगे। ये एक ज़रूरी बात है। दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट को, बिकॉज मैंने कहा ना यहाँ पे और कोई वसीला नहीं है, बिल्कुल, गवर्नमेंट को हमने यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है कि एक अभी इन इंस्टीट्यूशंस के जरिए हमें फाइनेंशियल सपोर्ट देना है। बिल्कुल, पहले तो रिवाइव करना है जिन इंस्टीट्यूशंस का आपने नाम लिया, जैसे ICCR है, NZCC है, दूरदर्शन है, ये रिवाइव करना करके फिर रोजगार मुहैया करना। सोर्स ऑफ आवर लाइवलीहुड। बिल्कुल। उसके साथ साथ आजकल मैंने क्यों कहा कि एक आर्टिस्ट को, एक एक्टर को, एक डायरेक्टर को, एक राइटर को अपने आप को पूरा उसमें एक्सेल करना है इस फील्ड में। सही है। बिकॉज राइट नाउ अर्लियर वी वर हैविंग इधर टेलीविजन और फिल्म, दिस वाज द ओनली मीडियम फॉर एन एक्टर और फॉर अ राइटर जी। लेकिन अब आपके पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आपके पास OTT प्लेटफॉर्म है,
आजकल बहुत सारे सीरियल्स बनते हैं OTT प्लेटफॉर्म के जी। लिए, तो वहाँ पे हमारे बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं वो काम करते हैं उस पर, बहुत सारे आर्टिस्ट बिजी हैं उसके साथ। लेकिन अगेन वही बात, जब तक न मैं अपने आप को उस सांचे में डालो, अपने आप को परफेक्ट करो, नहीं मैं हूँ आर्टिस्ट, अब इसमें काफ़ी स्कोप है, मतलब रोजगार के काफ़ी वसाइल है, बट प्रोवाइडेड वन हैज़ टू वर्क हार्ड and he has to, and government has to provide the funds, government has to provide through these institutions till वो थोड़ा सा उसका वो प्लेटफॉर्म थोड़ा वो ग्रूम होगा, then he will go outside also, then sky is the limit, sky is the limit। ऐसा चूंकि आप फिल्म मेकिंग से जुड़े हैं, बिल्कुल हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि कश्मीर एक छोटी ही सही फिल्म इंडस्ट्री, एक फिल्म कल्चर, रीजनल फिल्म इंडस्ट्री, रीजनल सिनेमा जिसको मैं कहूँगा, तो वो हम क्यों नहीं क्रिएट कर पाए अभी तक? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और मैं चाहता था कि यह सवाल आप करें, तो मैं इसका थोड़ा सा इस प्लेटफॉर्म के जरिए से अपनी बात रखें, हायर अथॉरिटीज तक ये बात पहुँचे। जी, अभी बहुत अच्छी बात हुई कि हमारे गवर्नमेंट ने, जान के गवर्नमेंट ने फिल्म पॉलिसी यहाँ पे इंट्रोड्यूस की। जी, उसमें बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि उसमें सब्सिडी रखी लोगों ने, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोकल फिल्म मेकर जो हैं, बाहर का फिल्म मेकर है उसको फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी, मतलब कि अगर वो यहाँ से 10 आर्टिस्ट को लेगा, बट ही विल नॉट टेक देम फॉर मेजर रोल्स, वो छोटे छोटे रोल जितने हैं तो लेगा, ही विल बी गिवन एडिशनल जो बेनिफिट होगा सब्सिडी का। लेकिन फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू मेक अ फिल्म, मैंने गवर्नमेंट से भी कहा, इस्दा की और कई सेमिनार्स में भी ये कहा कि आपने जो इस फिल्म पॉलिसी में रखा है, सब्सिडी रखी है से 5,000 करोड़ फॉर 5 years, जी, हमारी ये गुजारिश रहती, जो 1,000 करोड़ जो है उसमें सिर्फ आप 20 या 30 करोड़ ऐसा करें, उसको आप रखें फाइनेंशियल सपोर्ट एज अ सॉफ्ट लोन, ओके, नॉट यही कि आप दे दो तो आपने पैसे लिए, एज अ सॉफ्ट लोन। उससे क्या होगा, जब मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा तो मैं इस काबिल हो जाऊंगा, मैं फिल्म लॉन्च करूंगा। जब मैं फिल्म लॉन्च करूंगा, थोड़ा सा अपना भी पैसा डालूंगा उसमें, तो ये फिल्म बनेगी, तो रीजनल फिल्म बनेगी। उसके साथ क्या होगा, हमारे जो लोकल टैलेंट हमारा एंगेज हो जाएंगे, हमारा जो फिल्म मेकिंग के जितनी भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, मतलब मेकअप है, कॉस्ट्यूम है, कैमरा है, टेक्नीशियंस है, एवरीबडी विल गेट एब्जॉर्ब्ड, जो लोकली एब्जॉर्ब होंगे। तो वहाँ से शुरुआत, हमने पहले टेलीविजन की जैसी इंडस्ट्री बनी थी, वो लोग तब जाके होंगे व्हेन आई विल बी एबल टू प्रोड्यूस द फिल्म, बिकॉज आई डोंट हैव एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नीदर बैंक नॉर एनी अदर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो मुझे फाइनेंस करेगा। बिल्कुल, ये एक तो पैसा हम वापस देंगे उनको, गवर्नमेंट को जो सॉफ्ट लोन मिलेगा, दूसरा जो सब्सिडी मिलेगी उससे भी फायदा होगा। और मुझे लगता है दिस इज द ओनली वे जहाँ से हम एक जो रीजनल सिनेमा जो हमारा है उसको ग्रूम करेंगे। हाँ कि बाहर से लोग आते हैं जी, वो यहाँ पे लोकेशन पे शूट करते हैं, यहाँ पे लाइन प्रोड्यूसर्स भी हैं, टैलेंट प्रोवाइड कर, मुझे भी परसों जाना एक शूट पे बाहर एक फिल्म के लिए, बट यहाँ का जो आर्टिस्ट है, राइटर है, उनको गवर्नमेंट की सहायता चाहिए। गवर्नमेंट जस्ट गिव अस फिल्म मेकिंग में, जस्ट गिव अस अ सॉफ्ट लोन। अगर ये 20 करोड़ ही देंगे, 20 करोड़ में कम से कम 3 फिल्में बनेंगी, एक तो रीजनल लैंग्वेज भी डेवलप होगी जी, और दूसरा रीजनल सिनेमा भी डेवलप होगा, और यहाँ के बहुत सारे लोग उसके साथ वाबस्ता होंगे, और एक रोजगार का एक ज़बरदस्त जरिया बनेगा। सब आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे। यहाँ वक्त हुआ चला है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात करेंगे और बहुत ही अच्छी बातें आपसे सुनने को मिल रही हैं। तो नाज़रीन, चलते हैं एक ब्रेक पे। ब्रेक के उस पार अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब डॉक्टर अय्याश आरिफ से गुफ्तगू जारी रखेंगे। अय्याश साहब, जैसा कि आप फरमा रहे थे कि J&K फिल्म पॉलिसी पे बात हो गई, रोज़गार के हवाले से बात हो गई, एक बड़ा एलिमेंट जो होता है आर्ट कल्चर में, आप ख़ुद जानते हैं कि प्रिजर्वेशन का। आजकल दुनिया भर में डिजिटाइजेशन का ज़माना है। क्या आप मुतमईन हैं कि हमारा जो आर्ट कल्चर है, हमारे जो लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं किसी भी फील्ड में, उनका कंट्रीब्यूशन डिजिटाइज या प्रिजर्व सही तरीके से हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो क्या इक़दामात लेने चाहिए हमें? नहीं, ये मेरी बड़ी मायूसी के साथ मुझे कहना पड़ता है
कि हमारे जो लीजेंडरी आर्टिस्ट रहे हैं किसी भी आर्ट फॉर्म में उनका डिजिटाइजेशन नहीं हुआ है, प्रिजर्व नहीं हुआ, उनके प्रोग्राम प्रिजर्व नहीं हुए, एक्सेप्ट एक दो फिल्में जो बनी हैं वो अपना जो इधर साहित्य एकेडमी ने बनाई हैं और या संगीत नाटक एकेडमी या अपना मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ऑफ इंडिया ने बनाई, और यहाँ स्टेट लेवल पे ऐसे या ये जो यूनियन टेरिटरी के लेवल पे ऐसा हुआ नहीं। हमारे पास अभी ऐसे मतलब दरख्शंदा सितारे हैं, मतलब जिनसे मतलब हमारी पहचान है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है इतना ज़बरदस्त है, लेकिन वो अभी उनका जो कंट्रीब्यूशन है ना तो उनको डॉक्यूमेंट किया गया है और ना वो कहीं पे मौजूद है। या ये जो लेजेंडरी आर्टिस्ट इस दुनिया में अभी नहीं है उनका भी यही हाल बिल्कुल सही है। इस ज़िम्न में एक कोशिश हमने की थी थ्रू एकेडमी जी, जे&के कल्चरल एकेडमी के ज़रिए से हमने सोचा था कि हम एक सेल क्रिएट करेंगे वहाँ पे और हम ये बायोपिक्स मतलब बनाएंगे किसी भी आर्ट फॉर्म से जो हमारे दिग्गज कलाकार रहे, दिग्गज आर्टिस्ट रहे हैं, तो उनको हम रिकॉर्ड करेंगे, फिर वो एक प्रिजर्व रहेगा ताकि हमारे जो नए बच्चे हैं या कमिंग जनरेशन है उनको पता चले कि ये लोग कौन है, इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया। कल कोई रिसर्च करना चाहिए बिल्कुल किसी भी सब्जेक्ट पे, और रिसर्च लिटरेचर के बारे में या थिएटर के बारे में या विजुअल आर्ट के बारे में या म्यूजिक के बारे में, तो उसके पास रेडीमेड मटेरियल होगा। गर्ल्स इस पे बहुत काम करने की गुंजाइश है, इस पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। इसमें कोई एनजीओ या कोई ऐसा इदारा नहीं करेगा, ये गवर्नमेंट लेवल पे ही होगा। और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो हमारी यहाँ की है, गवर्नमेंट की, जे&के गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वो कर सकते हैं थ्रू कल्चर एकेडमी, बिकॉज कल्चर एकेडमी के पास ये मैंडेट है। जी 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 जी, वो कर सकते हैं। मैं अगेन इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से जो हमारे अथॉरिटीज़ हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि ये मतलब बहुत ज़रूरी और इंतहाई ज़रूरी ये मतलब कि काम होगा, है स्टेप, इम्पोर्टेंट स्टेप। सो वी विल रिकॉर्ड देम, वी विल गो टू देयर प्लेसेस, जो दुनिया में वो मटेरियल करेंगे, इस पर रिसर्च करेंगे और उसको बाज़ाब्ता डॉक्यूमेंट करेंगे, और वो कम से कम हमारी लाइब्रेरी में रहेगा, कल को कोई परेशानी नहीं होगी किसी के पास। ऐसा हर शहर में, हर सिटी में, हर मुल्क में कमियां या वो तो रहती हैं, लेकिन पूरा जो हमारा कल्चरल सिनेरियो है ये किस समझ जा रहा है? आप क्या समझते हैं? हम अच्छी समझ में जा रहे हैं कि हम कुछ खो रहे हैं? ये ऐसे सवाल पूछा आपने, अगर आप ईमानदारी से चाहते, मैं ईमानदारी से जवाब दूं। बिल्कुल। अभी इस वक्त जो कल्चर के साथ हो रहा है वो इसके साथ मजाक हो रहा है। अच्छा। कल्चर जो मैं जानता हूँ मिट्टी के बारे में, इसकी खुशबू के बारे में, वो मुझे मालूम है कहाँ से कौन सी किस फूल की खुशबू आ रही है जी, ये मैं एहसास कर सकता हूँ। अच्छा। लेकिन आई एम नॉट अपोजिंग, मैं बाहर के आर्टिस्टों को अपोज नहीं कर रहा हूँ। दे हैव एवरी राइट टू कम, दे आर कमिंग हियर, दे लेट देम परफॉर्म। हम सीखेंगे, कल्चरल एक्सचेंज होना ही चाहिए, एक्सचेंज होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो मेरे आर्टिस्टों को मिलनी चाहिए। अगर आप फोक म्यूजिक ले लेंगे, हमारे पास तो उस्ताद हैं, बिल्कुल, है ना, बहुत बड़े नाम, इंटरनेशनल और नेशनल लेवल उस्ताद हैं। हमारे पास अगर आप फोक थिएटर के बारे में लेंगे वो वहाँ भी है, हमारे विजुअल आर्ट में ले लेंगे। ये जो आजकल इवेंट्स हो रहे हैं, आई फील देयर इज लेस पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल्स एंड मोर पार्टिसिपेशन। आप चाहते हैं कि यहाँ रीजनल लेवल पे जो आर्टिस्ट हैं उनको भी उनको उसमें ज्यादा मौका मिले, और वही उनको इज्जत मिले जो हम बाहर वाले आर्टिस्ट को देंगे। इफ वी आर गिविंग से ₹1,000 टू आउटसाइडर, वी विल हैव टू गिव ₹1,000। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन, बिकॉज मेरे आर्टिस्ट के पास वो वसाइल नहीं है। मेरे आर्टिस्ट के पास वो आज पिछले 3 दहाइयों से वो जूझ रहा है, मतलब कि ऐसे हालात से वो उसके पास इतनी प्रॉब्लम्स है, कमियां है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू अर्न हिज लाइवलीहुड। जी, उसकी नज़र सिर्फ एकेडमी पे है, टेलीविजन पे है, रेडियो पे है, और कोई वसीला उसके पास नहीं है। अगर डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछूं, कैरियर के इस मोड़ पे आप आए हैं, इतना लंबा कैरियर है आपका, क्या आप सेटिस्फाइड हैं?
अल्लाह का करम है, आई एम सेटिस्फाइड, क्योंकि जो मैंने चाहा, मैंने एक्टिंग की, ऊपर वाले का करम है, तो लोगों ने मुझे बहुत सराहा और पहचाना, और जहाँ कहीं भी जाऊँ तो 2 हाथ उठते हैं सलाम के लिए। ये करोड़ों अरबों रुपयों के बराबर है। बिल्कुल, ये एक बात। दूसरी बात है कि एजुकेशन पर कोई असर नहीं पड़ा। हाँ, लोग कहते हैं कि हम PhD करेंगे, हम वो करेंगे, फिर हम बड़े ऑफिस में जाएंगे। मेरा तो यही ओढ़ना बिछोना है, बिकॉज मेरा जहन भी हमेशा यही सोचता है। मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ तो मैं कैरेक्टर्स को स्टडी करता हूँ, तो मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ। हाँ, ज़िंदगी के इस मोड़ पे मैं देखना चाहता था कि जो हमारी प्रोगनी है, जो हमारी यंगस्टर्स है, वो सही रास्ते पे जा रहे हैं, उनका एक सही दिशा उनको मिली है, लेकिन उन्हें अभी सही दिशा नहीं मिली है। वो हमें उनको भी देना है, हमें करना है, हमें उनको आगे बढ़ाना है, तब जाके ये हमें। जिंदगी के इस मोड़ पे बिल्कुल आपके दिल में क्या ख्वाहिश है, जो काम आप करना चाहते थे बहुत अरसे से, अभी तक नहीं कर पाए? वाकई बताऊं मैं आपको, ड्रामे भी मैंने बहुत किए, थिएटर भी किया, लेकिन मेरी 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरे दोस्त के चले जाने से रह गए जी। हमने उनको वो प्रोजेक्ट्स को तैयार किया था। मेरी 2 फिल्में हैं, रीजनल लाइफ की फिल्में हैं। अच्छा। वो मेरी ज़िंदगी का मौसिल है, ड्रीम है मेरी ज़िंदगी का। अगर वो फिल्में मैं शूट कर पाऊँ या उन्हें मैं कर सकूँ, तो मेरा जन्म सफल हुआ। हमारी दुआएं हैं वो भी आप पाए तक मिल पहुंचे। जाते जाते मैं आपको एक चुटकुला सुनाऊंगा। चुटकुला नहीं, जब मेरी शादी हुई जी, तो उससे पहले मैंने स्क्रीन पे काफ़ी शादियां की, काफ़ी वो हुए जो जिस तरह रहते हैं। जब मेरी शादी हुई जनाब, तो मैं ससुराल से वापस आ रहा था। उस दौर में हम जवाहर नगर में रहते थे। तो जब मैं स्कूल बोर्ड ऑफ एजुकेशन के पास पहुंचा, वहाँ पे बच्चे खेल रहे थे। बच्चों ने देखा कि गाड़ी पर बंडी वगैरह डेकोरेशन वगैरह लगा है, तो वो आए, कश्मीरें बोलने लगा, दूल्हा महाराजा महाराजा। किसी की नज़र मेरे चेहरे पे पड़ी। अच्छा। जो ही उसने मुझे देखा, बच्चों का ये ड्रामा है। मैंने कहा यार, जिंदगी में एक बार अब असली शादी की, उसको भी आपने ड्रामा किया। ये मैं एंजॉय कर रहा हूँ, आई एंजॉय दिस। आया साहब, मेरी नॉलेज में है, वो तो है ही, लेकिन हमारे नाजरीन जानना चाहते हैं, आप एक शायर भी हैं। भले ही लोगों के सामने आपकी अभी शायरी उस हद तक नहीं आई हो, तो उस कलाम से थोड़ा सा कुछ सुनाइए। मैं शायर नहीं हूँ जनाब लेकिन आप लिखते हैं। शौक है जी, शौक। और अचानक 1-2 बार आई। मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, मिस्टिक थिएटर पे जी। बस इसमें मैं बिल्कुल ना वो तन धन मन से मैं इसमें खो गया जी। 2 साल पहले एक शेर मेरी ज़बान पे आया जी। तो मैंने इसको वही रखा। मेरा एक असिस्टेंट है, मैंने ज़रा यार लिख ले, कुछ आया मेरे ध्यान में। वो था, एम लोल नारन सूर कुरनम जैतस, बाल प्योम जैतस सुमदनवार। ये आ गया मुझे ध्यान में। 2 साल हो गए, ये भूल गया सारा मामला। जम्मू में मैं फिर इसी थिएटर पे काम कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ। आई डोंट नो, अब्रप्टली अगेन वन स्ट्रक टू माई माइंड। वो था जनाब, वंस में सूरम जाम रंगनी ना, शबनम कतर प्यो अड़फिल गुलाबस, शबनम कतर प्यो अड़फिल गुलाबस, जाम तिम सटने गो फलवा। अच्छा, ये इसकी मैं बताऊंगा, इसकी भी कहानी है। जाम तिम सटने गो फलवा, अशकुक ये मकाम म्यूल नहतस, बाल प्योम चता सुमदनवार। मेरे साथ एक मोहल्ले में एक बुजुर्ग नमाज पढ़ते थे मस्जिद में जी। उसके साथ वो गए, तसव्वुफ की लाइन में गए। एक पीरियड ऐसा आया, वो फलवा वो मतलब वो दीवानगी के शिकार हो गए, दीवान की शिकार। फिर वो रास्ते में पता नहीं क्या, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे खुदा, ये मुझे स्ट्राइक कर गया। मैंने कहा कि यार ये भी अभी सीख ही रहा था। शबनम कतर पे अडफिल गुलाबस, मतलब कि ये अभी इस पे एक कतरा शबनम का इस पे गिरा, तसव्वुफ का, उसके नूर का, तो बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने तमाम कपड़े अपने फाड़ दिए। अरे यार, ये मकाम जो है ये सबों को नहीं मिलता है। बिल्कुल सही। इस तरह नहीं, ये शायरी आप जारी रखिए। मैं शायर नहीं हूँ, ये आया, फिर अपने दोस्तों को मैंने सुनाया।
आपको भी सुनाया माशाल्लाह। मैं आपको नहीं वही मद्देनजर रख के आपने इसकी कंपोजिशन बहुत प्यारी कंपोजिशन बनाई। नहीं ऑलवेज प्लेजर सर। थैंक यू। अयाज साहब, ये एक आखिरी सवाल आपसे। हाँ, बताइए। इस प्रोग्राम, अब हम आखिरी मराहिल में दाखिल हो गए प्रोग्राम के। इतने तजुर्बे के, इतना काम करने के बावजूद, उसके बाद इतनी सर्विस देने के बाद आर्ट कल्चर फील्ड में, आपका एडवाइस या आपका मैसेज क्या होगा हमारे लोगों के लिए, ख़ासकर उन बच्चों के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं? इस वक्त मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, जो मुझे अंदर ही अंदर वो ना काट रही है, वो बात ना, वो मसला काट रहा है। हमारी सोसाइटी काफ़ी खोखला हो चुकी है। मतलब हमारी सोसाइटी में मनशियात का जो ये जहर फैला जा रहा है, ये वबा फैली हुई है। और उसके बाद और ऐसे मसाइल, इंटॉलरेंस बच्चों में पैदा हो गई है। लड़ाई झगड़ा वो ख़त्म हो गया। और ओवरनाइट रिच बनना विदाउट एनी राइम और पैसा कहाँ से आएगा ये पता नहीं है। मतलब अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना, ये एक डिसिप्लिन में ज़िंदगी गुजारना। और पेरेंट्स को मैं खास कर कहूँगा अपने बच्चों पर नजर गुजर दो। यू आर बिजी इन योर डे टू डे अफेयर्स, लेकिन बच्चे को देखिए कहाँ जा रहा है। बच्चे का दोस्त बने आप, ये तो पेरेंट्स के लिए। और बच्चों से ये कहूँगा, नौजवान नस्ल से मैं ये कहूँगा, इर्द गिर्द आप आजकल बहुत सारे ऐसे गलत मैं यूँ कहूँ कि लोग भी आए हैं जो एक नौजवान नस्ल को तबाह कर दें। वो अपना घर बनाना चाहते हैं, अपना पैसा बनाना चाहते हैं। बट बी अलर्ट। और आर्टिस्टों को, नौजवान नस्ल को, इसको आर्ट के ज़रिए से, थिएटर के ज़रिए से, और जितनी भी छोटी छोटी फिल्में आप बना सकेंगे, अवेयर करिए लोगों को, अवेयर करिए लोगों को। ये एक मैसेज है, एक मुद्दाबाना है मेरी यंग जनरेशन से, मेरे बुजुर्गों से और वालिदैन से। अयाज साहब, आपकी शख्सियत ही इतनी बड़ी है कि पता ही नहीं चला ये 1 घंटे का प्रोग्राम कहाँ कब ख़त्म हुआ। लेकिन जो भी आपने फरमाया, बहुत ही अच्छी खुशाइंद बातें और कार फरमा बातें आपने फरमाई। उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन महसूस हुए होंगे, उन्होंने इस्तिफ़ादा हासिल किया होगा इस गुफ्तगू से। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर अयाज आरिफ साहब, जिनके हम बेहद मशकूर हैं इस प्रोग्राम में आने के लिए। अपने होस्ट और दोस्त वहीद जिलानी को दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।